प्रीवियस क्लास हम लोग क्लास को यहाँ पे छोड़े थे। क्वेश्चन ये था कि कोई रोप 15 न्यूटन का रोप है 1 kg मास का, वो किसी ब्लॉक के साथ लगा है और 15 न्यूटन का फोर्स इसको खींच रहा है। क्वेश्चन ये था कि विथ व्हाट फोर्स रोप पुल्स द ब्लॉक। नो, आप लोग कर लिए, आंसर क्या था? 12 न्यूटन। तो मुझे करना चाहिए क्या? क्या मालूम कोई बाद में यूट्यूब देख रहा होगा, क्यों? तुम लोग चाहिए ना, इनके लिए थोड़ा बता देते हैं लोग जो देख रहे हैं। क्या कहेंगे इसमें? ऐसा था कि जो एक्सीलरेशन होगा कितना होगा? इट इज नेट फोर्स बाय टोटल मास। फोर्स हम लगा रहे हैं 15 न्यूटन का, मास से 4 kg प्लस 1 kg, सो इट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं? अब ये ब्लॉक क्यों मूव कर रहा है? ये 4 kg का ब्लॉक क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि रोप इसको खींच रहा है। वही तो पूछा है, कितना फोर्स में खींच रहा है। कितना फोर्स में खींच रहा है मालूम नहीं है, लेकिन ये ब्लॉक चल रहा है कितने में? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। सो एफ फोर्स बाय रोप ऑन ब्लॉक इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? m इंटू ए 4 इंटू 3 दैट इज 12 न्यूटन, है ना? चलिए, ये आप लोग कर लिए थे। नाउ लेट अस सी टुडे द नेक्स्ट आर्टिकल, वेरी पॉपुलर आर्टिकल, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। ऐसा एक लॉ कि इसका स्टेटमेंट बच्चे बच्चे को मालूम है। क्या है? फॉर every action there is an equal and opposite reaction। किसी भी एक्शन के लिए वहां पर एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ, और ये ऐसा एक लॉ है, उसको आर्ट्स वाले कॉमर्स वाले सब जानते हैं, खाली साइंस वाले नहीं, क्योंकि बड़ा है। तुम मेरे को एक थप्पड़ मार दिए, हम भी तुमको एक थप्पड़ मारे, क्यों? फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हमारा एक दोस्त हुआ करता था, वो लड़का ऐसा पागल था, आप अगर उसको ऐसे मार के भाग जाओगे, वो दौड़ाते दौड़ाते जाएगा, आप जितने दूर भागोगे, फिर जाएगा, पहुंचेगा, ऐसा ही मारेगा जितना जोर से तुम मारे थे। अब इतना ही मारना है तो इतना दूर भाग के क्यों आए, वो नहीं समझेगा। और जोर से मार के भागोगे, दौड़ेगा दौड़ेगा दौड़ेगा, उतने दूर जाएगा, तुम जितने जोर से मारते हो उतने जोर से मारेगा। तुम अगर उसका बाल खींच के गए, दौड़ाते दौड़ाते जाएगा, उसका बाल ही खींच के आएगा। मतलब फॉर एवरी एक्शन, मतलब न्यूटन का भक्त था वो, समझ रहे हो? तो ऐसा है, ठीक है। हम जानते हैं कि कोई एक फोर्स को एक्शन में आने के लिए, मतलब ए फोर्स टू कम इन टू प्ले, क्या चाहिए? देयर मस्ट बी एन एजेंट विल अप्लाई द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। नहीं, कोई बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाना है तो दो चीज की जरूरत होती है, एक होता है एजेंट, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। तो एजेंट ने फोर्स लगाया, जो फोर्स लगाया एजेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसको हम कहते हैं एक्शन। एक्शन क्या है? फोर्स। किसका? फोर्स ऑफ द एजेंट ऑन द ऑब्जेक्ट। तो समझ में आना चाहिए कि एक्शन किसको हम कहेंगे। इट इज फोर्स exerted by an agent on the object। समझ में? फोर्स exerted by the agent on the object, इसको हम रिएक्शन कहेंगे। फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब जैसे एजेंट ने ऑब्जेक्ट के ऊपर एक एक्शन दिया, तो ऑब्जेक्ट भी एजेंट के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स देगा। इट इज फोर्स exerted बाय ऑब्जेक्ट ऑन दी एजेंट। ये समझ में आना जरूरी है। सो बोथ एक्शन एंड रिएक्शन आर फोर्सेस ओनली। एजेंट जो फोर्स लगाया ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसको हम कहेंगे एक्शन, और जो ऑब्जेक्ट लगाया एजेंट के उसको कहेंगे रिएक्शन। सर रिएक्शन फोर्स का फिर एजेंट कौन है? ऑब्जेक्ट
वही तो, फोर्स एग्जर्टेड बाय ऑब्जेक्ट। तो सर जो भी फोर्स को एग्जर्ट करता है उसको तो हम एजेंट ही बोलते हैं। हाँ, तो अब ये ऑब्जेक्ट जो बन गया, मान लो कि मैं एक ब्लॉक को पुश किया, मैं हुआ एजेंट, ब्लॉक हुआ ऑब्जेक्ट। ब्लॉक ने मेरे को पुश किया तो ब्लॉक बन गया एजेंट, मैं बन गया ऑब्जेक्ट। सो फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अच्छा, अगर एजेंट फोर्स नहीं लगाया होता, जिसके पास मोटिव है उसको एजेंट कहेंगे। हम खड़े थे, ब्लॉक खड़ा है, क्या ब्लॉक कोई रिएक्शन दे रहा है? नहीं। अपनी तरफ से कोई एक्शन दे सकता है? नहीं। मैंने पुश किया तो मेरे को पुश किया, मेरे पास कोई मोटिव है पुश करने का। लेकिन हर वक्त हर जगह ऐसे दोनों को डिस्टिंग्विश करना, ये एजेंट है ये ऑब्जेक्ट है, मुश्किल है। समझाने के लिए इसे बोल दिए। जैसे हम कहेंगे टू चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये भी उसको रिपेल कर रहा है, ये भी इसको रिपेल कर रहा है, फिर कौन एजेंट है कौन ऑब्जेक्ट है? कहने के लिए अगर इसको एजेंट मानेंगे तो ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रहा ना, ये बात है। अच्छा, फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन द एजेंट, इसको हम रिएक्शन कहेंगे। पहला चीज हमें समझ में आया। दूसरा हुआ कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। ये जितना देगा वो उतना ही देगा। लेकिन सोचो तो, ये हमारे पास कोई पेन रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, मैं हूं एजेंट। मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, लगा तो चलने लगा, ये चलने लगा ही नहीं लगा। मैं दिया 10 न्यूटन एज एन एजेंट ऑन दिस ऑब्जेक्ट, क्या ये मेरे को उल्टा फोर्स दे रहा होगा? लॉ कहता है कि ये भी दे रहा होगा। कितना? 10 न्यूटन। किधर को? उल्टा। सोचो तो, मैं दे रहा हूं 10 न्यूटन एंड दैट इज गिविंग मी 10 न्यूटन, नहीं? और ये पुश करके आगे जा रहा है, क्या लग रहा है? एज वो जो फोर्स मुझे दे रहा है वो मेरा फोर्स से कम है। लेकिन हम बोल रहे, लॉ बोल रहा है कि इक्वल एंड अपोजिट है। बात समझ में आ रहा है? हर चीज जो आसान लगता है वो आसान होता नहीं है, समझने वाली चीज होता है। मैं इसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगाया तो वो भी मेरे ऊपर 10 न्यूटन ही फोर्स देगा। कौन बोले? न्यूटन बोले। तो फिर ये कैसे आगे जा रहा है? दैट मीन्स मेरा फोर्स अपीयर्स टू बी मोर देन द रिएक्शन फोर्स। क्या हुआ? व्हाई दे आर नॉट कैंसिलिंग आउट ईच अदर। समझेंगे इसको। पॉइंट नंबर 2 में एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस do not cancel out each other। ये कौन बोल रहा है? क्योंकि नहीं तो फिर तो चलता नहीं हो। ये दोनों एक दूसरे को अगर कैंसिल कर देते तो फिर बॉडी नहीं चलता। कैंसिल नहीं कर रहे इसलिए चल रहा है, नहीं? ऐसा क्यों? चलो समझते हैं। अगर हमारे पास कोई एक ब्लॉक है, सोचो इसके ऊपर मैंने एक फोर्स दिया 10 न्यूटन और आप इधर से एक फोर्स दिए 10 न्यूटन। क्या ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे? हाँ करेंगे। ये 10 न्यूटन ये 10 न्यूटन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। नाउ these two forces are acting on the same body, so they are cancelling out। Two equal and opposite forces acting on same body cancel out। लेकिन सोचो, केस बदल देते, हम सेम ब्लॉक को लेते हैं, आपका पुराना वाला ब्लॉक। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि आप यहाँ पर खड़े हो और इसको पुश करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? नाउ सपोज आप इसके ऊपर दिए 10 न्यूटन, तो वो आपके ऊपर कितना फोर्स देगा? 10 न्यूटन। अगर इसी को हम ध्यान से अगर एनालिसिस करेंगे तो ब्लॉक के ऊपर क्या फोर्स आ रहा है? जो आदमी दे रहा है। एक्शन इज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। रिएक्शन किसके ऊपर आ रहा है? रिएक्शन कौन दे रहा है? ऑब्जेक्ट ऑन द एजेंट। अगर ध्यान से देखें तो ये आदमी जो ऐसे खड़ा है इसके ऊपर अब फोर्स आ रहा है कैसे? वही 10 न्यूटन इधर को। नाउ यू सी, एक तो 10 न्यूटन फोर्स इसके ऊपर आ रहा है, दूसरा 10 न्यूटन फोर्स इसके ऊपर आ रहा है। विल दे कैंसिल आउट ईच अदर? अगर दोनों फोर्स सेम बॉडी पे आते वो कैंसिल हो जाते,
लेकिन अभी एक्शन इसके ऊपर आ रहा है, रिएक्शन इसके ऊपर आ रहा है, क्या ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे? नहीं करेंगे, है ना? क्यों? क्योंकि दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। सो एक्शन रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। क्या लिखेंगे? एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। ये डिफरेंट बॉडीज के ऊपर आ रहे हैं, इसलिए कैंसिल नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट कैंसिलिंग आउट बिकॉज दे आर नॉट एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी, दे आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडी। ये आदमी को थोड़ा सुंदर बना देते हैं। हमारा थर्ड लॉ का हीरो है तो थोड़ा इसको हीरो जैसे बनाते हैं। ये है, अरे ये कहां से भाग गया ये है, ठीक है। अब हुआ क्या है, ये हीरो इस ब्लॉक को पुश कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आया? सो एक्शन एंड रिएक्शन आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, सो दे डू नॉट कैंसल आउट ईच अदर। Two forces will cancel out each other if they are equal and opposite and acting on same body. अब इसके ऊपर 10 न्यूटन, इसके ऊपर 10 न्यूटन, तो they will not cancel out. सोचो मैं किसी एक व्हील चेयर में बैठ के मेरे सामने रखा एक टेबल को मैं पुश करूंगा, बाय माई एक्शन टेबल विल मूव, बाय द रिएक्शन आई विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन बिकॉज फोर्स ऑन टेबल इज नॉट जीरो, फोर्स ऑन मी इज ऑल्सो नॉट जीरो। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? सो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस डू नॉट कैंसिल आउट ईच अदर। व्हाई? बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। ये अलग अलग बॉडी के ऊपर आते हैं। क्या बात समझ में आया? अगर सेम बॉडीज पे आते तो ये कैंसिल हो जाता, लेकिन ये सेम बॉडी पे नहीं आ रहे हैं, दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। क्या मेरी बात आपको समझ हुआ? समझ में आया? Why action and reaction do not cancel out each other? समझ में आया? Because they are acting on two different bodies. अच्छा पहले बताओ, अब पहले एक्शन होता है बाद में रिएक्शन होता है, कि पहले रिएक्शन होता है फिर बाद में एक्शन होता है? सेम टाइम में जैसे आप एक्शन देना शुरू किए तुरंत शुरू हो गया रिएक्शन। ये नहीं कि हम एक्शन दिए, हमने तुमको मारा, तुम आए मेरे को मारे, नहीं नहीं नहीं, जैसे ही हम एक्शन दिए तुरंत हमको रिएक्शन मिलना शुरू हो जाता है। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट साइमल्टेनियसली। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट simultaneously at the point of contact. जिस पॉइंट में एक्शन दिया है उसी पॉइंट में रिएक्शन मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? एट द सेम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट साइमल्टेनियसली आते हैं। समझ में आया? चलिए, अगर ये सारा चीज आपको समझ में आ रहा है तो छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, इसका सेकेंड पार्ट भी देखेंगे। व्हाट इज द इफेक्ट व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस एक्शन एंड रिएक्शन? वी हैव नहीं भगा बीटिंग ऑन। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट, अरे एक्ट क्या लिखा? एक्ट लिखना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन है, सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई हाथी है, बड़ा गंदा हाथी है, एनीवे मेरे से जो बनता है, ठीक है। अब ये हाथी का पूछ कुछ ऐसा नहीं है, पूछ कुछ ऐसा है। मैं बताऊं कि
दोनों तरफ से उसका सूंड भी जैसे दिख रहा है, कुछ भी ऐसे दिख रहा है, तो ये मत सोचो कि कुछ ऐसा है। सपोज ये हो गया उसका पूछ, और इसके पूछ के साथ मैं क्या किया हूँ, किसी एक चूहे का पूछ को डाल दिया हूँ जोड़ के, ठीक है ना। अब ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, क्या बता सकते हो कौन जोर से खींचेगा, हाथी की चूहा? चूहा थोड़ा कछुआ जैसे दिख रहा है, मैनेज करो, मैं तो बोल रहा हूँ ना इसमें क्या है। हाँ, अब कौन जोर से खींच रहा है, हाथी की चूहा? सेम, ये इसको जितने जोर से खींच रहा है ये उसको उतनी जोर से खींच रहा है। समझ में आ रहा है? ये समझ में आना बहुत जरूरी है, लगता नहीं अक्सर नहीं। अगर हमारा कोई पहलवान दारा सिंह किसी दुबले सिकुड़े आदमी के साथ पंजा लड़ाएगा, कौन ज्यादा फोर्स लगा रहा है? से इक्वल फोर्स। समझ में आ रहा है? इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम इसको लिख सकते हैं कि एग्जाम्पल में लिख सकते हैं both animals are both elephant and rat are pulling with equal and opposite force. समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज ये कोई एक बॉल है जिसका मास है m, और ये है अर्थ, इसका मास है m, और आप जानते हो कि अर्थ इज पुलिंग द बॉल, है कि नहीं? तो फाइंड फोर्स ऑफ अर्थ ऑन बॉल। एंड force of ball on earth. Also find with what acceleration they start moving. They start moving. कोई भी चीज को अर्थ अपनी तरफ खींचता है और जो खिंचा हुआ है उसी को वेट कहते हैं, नहीं? तो अर्थ अभी ये बॉल को कितने जोर से खींच रहा है भैया? है कि नहीं? सो सॉल्यूशन क्या हुआ? फोर्स ऑन बॉल कितना है? mg। क्या बता सकते हो फोर्स ऑन अर्थ क्या होगा? ये बॉल अर्थ को कितने जोर से खींच रहा है? जितने जोर से अर्थ खींच रहा है। सेम mg। क्या इंटरेस्टिंग है कि नहीं? तो अर्थ बॉल को कितने जोर से खींच रहा है? विद फोर्स mg। एक्सीलरेशन ऑफ बॉल कितना हो जाएगा? फोर्स ऑन इट बाई मास, दैट इज g, है कि नहीं? ये बॉल को छोड़ देंगे, क्या एक्सीलरेशन में गिरेगा? g। तो ये भी तो इसको खींच रहा है, तो एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा? सेम फोर्स बाई मास ऑफ अर्थ, है कि नहीं? अब मास ऑफ अर्थ इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू दैट ऑफ द बॉल, सो दिस क्वांटिटी इज वेरी वेरी स्मॉल, तो हम फील नहीं करते। लेकिन अगर ये बॉल स्मॉल नहीं होता, मून होता, सोचो सपोज मून स्टार्ट फॉलिंग, मून का भी तो मास काफी ज्यादा है, तो अर्थ का एक्सीलरेशन भी हमें फीलिंग में आ जाता कि ये चलने लगा है कि नहीं? क्या समझ में आ रहा है?
when a ball is falling freely under gravity, what is the acceleration of earth? mg by m. चीजें देखने में कितना आसान लगता है लेकिन कितना कंफ्यूजिंग है कि नहीं? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन. You know, like charges ripple. Here is a charge q and here is a charge, say 4q. They are like charges. ठीक है, एक मिनट. हाँ सुचिता, हाँ तो what you want to say? Now I am taking class. Would you want to join? ठीक है, you will see the video. I am recording, huh? Making a recording. You will watch the video. Okay. तो what you find? Like charges repel each other. क्वेश्चन क्या है? अगर इसका मास है m और इसका मास है 2m, ठीक है, द कूलम्बिक फोर्स मतलब फोर्स ड्यू टू द चार्जेस, चार्ज के चलते जो फोर्स होता है उसको कूलम्बिक फोर्स कहते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको कूलम्बिक फोर्स कहते हैं. यस, कूलम्बिक फोर्स ऑन व्हिच मास is more, what is ratio of their accelerations? अब ये दोनों चार्ज का कूलम्बिक फोर्स की बताना है आपको. Q 4Q को रिपेल करता है मतलब कुछ एक ऐसा फोर्स लगाएगा ये, और ये इसको ऐसे फोर्स लगाएगा. Q 4Q को जोर से रिपेल करेगा कि 4Q Q को रिपेल करेगा जोर से. सेम फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. मतलब ये जितना फोर्स लगाएगा ये उतना फोर्स लगाएगा. सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? सेम फोर्स ऑन बोथ. नाउ एक्सीलरेशन ऑफ, ये फर्स्ट मास है, ये सेकंड मास है. एक्सीलरेशन ऑफ फर्स्ट मास और एक्सीलरेशन ऑफ m. एक्सीलरेशन ऑफ m लिख देते हैं. ऑफ m कितना हो जाएगा? m का एक्सीलरेशन क्या होगा? इट इज फोर्स ऑन इट बाय मास. एक्सीलरेशन ऑफ 2m सेम फोर्स है बाय 2m. तो एक्सीलरेशन ऑफ, इसको चलो a1 कहते हैं, इसको a2 कहते हैं. तो a1 बाई a2 कितना हो जाएगा भैया? a बाई m, a बाई 2m. सो इट इज 2:1. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है ना? इंटरेस्टिंग. Next question. Supposing here is a pendulum of mass m. What are different forces acting on the bob? ये बीट नंबर 1 है. क्या बता सकते हो क्या क्या एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है? क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं? ये थ्रेड इसको पुल कर रहा होगा एंड mg. सो आप होगे T एंड mg. बीट नंबर 2. कंसीडरिंग mg as action, identify
the reaction force for every action there is an equal and opposite reaction। ये रेस्ट में है। क्या बता सकते हो, टी बड़ा है कि mg बड़ा है? सेम है नहीं, और क्या सेम डायरेक्शन में नहीं, अपोजिट है, देयर आर नॉट द इक्वल एंड अपोजिट। हाँ, लेकिन पूछा क्या है क्वेश्चन में, कंसीडरिंग mg एज एक्शन आइडेंटिफाई द रिएक्शन फोर्स। हर एक फोर्स को एक्शन कह सकते हैं, हर एक्शन के देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर mg हुआ एक्शन तो रिएक्शन क्या हुआ? अबे थोड़ा जोर से बोलोगे। रिएक्शन क्या होता है, कौन देता है किसके ऊपर? सर जो बॉब अर्थ को पुल कर रहा है, बॉब अर्थ को पुल कर रहा है, क्योंकि अगर इसको एक्शन कहेंगे तो एजेंट कौन है? अर्थ। ऑब्जेक्ट कौन है? बॉब। रिएक्शन क्या होगा, कौन देगा? ऑब्जेक्ट ऑन दी एजेंट। मतलब अभी ये अर्थ को पुल कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? समझ में आ रहा है क्या? mg को अगर हम एक्शन कहेंगे तो उसके लिए एजेंट क्या हुआ? अर्थ। ऑब्जेक्ट क्या हुआ? बॉब। नहीं, किसी को भी पूछो तुरंत बोल देंगे टी, क्योंकि दे आर इक्वल एंड अपोजिट। टी एंड एमजी आर इक्वल एंड अपोजिट और नॉट? तो एमजी का एक्शन हुआ तो रिएक्शन क्या होगा? टी। लेकिन ध्यान में सोचना, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, आर नॉट दे एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी। तो हाउ कैन दे बी एक्शन एंड रिएक्शन? और वैसे भी एक्शन क्या होता है? फोर्स ऑफ द एजेंट ऑन द ऑब्जेक्ट। रिएक्शन क्या होता है? फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द एजेंट। अब ये वेट जो mg है कौन है? फॉर वेट ऑफ बब, एजेंट कौन? अर्थ। अर्थ इज पुलिंग। ऑब्जेक्ट कौन? बब, है ना? सो रिएक्शन इज by the bob on earth। तो बॉब अर्थ को पुल कर रहा होगा, जितने जोर से पुल कर रहा है वही बनेगा हमारा रिएक्शन फोर्स। हड़बड़ी के गड़बड़ी मत कर देना भैया। क्या मैं आपको ठीक से समझा पा रहा हूं? कोई भी दो इक्वल अपोजिट फोर्स हो जाने से वो एक्शन रिएक्शन नहीं होंगे। एक्शन रिएक्शन तो होते हैं जो एजेंट और ऑब्जेक्ट के बीच में लेन देन की बात होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ये फैक्ट समझ में आया? हाँ। क्या हुआ? है समझ में? चलिए अब उसको हम और भी गहराई से थोड़ा सोचते हैं। एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, और आप जानते हो कि देयर इज ए ग्रेविटेशनल पुल, नहीं? तो बिटवीन टू मासेस, अगर हम कहेंगे कि चलो मैग्नेट के बीच में लेते हैं, यहां पर कोई एक मैग्नेट है, ये उसका नॉर्थ पोल है, ये उसका साउथ पोल है, ये है 100 ग्राम का मैग्नेट। ये कोई एक दूसरा मैग्नेट है, ये उसका नॉर्थ पोल है, ये उसका साउथ पोल है, और चलो मानते हैं कि ये कुछ 50 ग्राम का मैग्नेट है। अब क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे को रिपेल करने लगे हैं, क्योंकि नॉर्थ पोल को रिपेल करता है। ये फर्स्ट मैग्नेट हुआ, ये सेकंड मैग्नेट हुआ। इन फिगर शोन, if acceleration of first magnet is 2 meter per second square, find force on second magnet। सेकेंड मैग्नेट का फोर्स क्या होगा? पहला मैग्नेट का एक्सीलरेशन दिया है, दूसरा मैग्नेट का फोर्स पूछा है। क्या आपको मालूम है कि दोनों मैग्नेट एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे?
ये नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा with whatever force, with same force this will also repel. If we can find out what is the force on first magnet, that is the force on the second magnet. नहीं तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, फोर्स ऑन फर्स्ट मैग्नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास है 100 ग्राम, चाहे तो उसको 1000 में डिवाइड करके केजी बना दो। एक्सीलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 0.2 न्यूटन। दैट इज सेम। सो फोर्स ऑन सेकेंड मैग्नेट क्या होगा? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। पहला मैग्नेट का एक्सीलरेशन मालूम है, दूसरे मैग्नेट का फोर्स पता चल गया। क्या ये बातें पकड़ में आ रहा है? है ना? सेम चीज को घुमा फिरा के हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट इज एक्शन, व्हाट इज रिएक्शन। चलिए कितना बढ़िया आप लोग समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या हुआ कि यहाँ पे दो बॉल रखे हुए थे। चलिए ये एक बॉल है और ये ऐसा बॉल क्यों है? ये एक बॉल है और ये दूसरा बॉल है। These two balls are at certain distance from each other. चलो मान लेते हैं कि ये चार्ज बॉल है। They are all charged balls. क्या दिया है कि ये स्मूथ फ्लोर है, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। और क्या दिया है? दिया है कि इसका मास है 50 ग्राम्स, इसका मास है 100 ग्राम्स। इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है और इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। अब दोनों को जैसे छोड़ दिया गया तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा? रिपल्शन होगा। आप जानते हो लाइक चार्जेस रिपल। टू बॉल्स were released as shown after any time whose change in momentum is more। किसका चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा भैया? Whose change in momentum is more। किसके ऊपर ज्यादा फोर्स आएगा? फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब अगर ये इसको पुश कर रहा है भैया तो ये भी इसको पुश कर रहा होगा। ये पुश कर रहा है इधर को तो ये भी पुश कर रहा होगा इधर को। कौन ज्यादा फोर्स में करेगा? नहीं नहीं, दोनों तो बराबर फोर्स में करेंगे। दे डू एट द सेम फोर्स। तो इसके ऊपर अगर फोर्स F आया, इसके ऊपर भी फोर्स F आएगा। जब तक आफ्टर एनी टाइम t सेकंड के बाद इसका चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? फोर्स इनटू टाइम। इसका तो दोनों का चेंज इन मोमेंटम बराबर होगा। मास अलग अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का चेंज इन मोमेंटम बराबर होगा। समझ में आया क्या? सो एज इक्वल एंड opposite forces act on them, they undergo equal and opposite change in momentum। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला है चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स इनटू टाइम। है कि नहीं? दोनों का इक्वल एंड अपोजिट चेंज इन मोमेंटम होगा। समझ में आया?
Next, in the above question, find ratio of their speeds after any time. दोनों का चेंज इन मोमेंटम होगा, स्पीड का रेशियो बताओ। अब आप जानते हो कि डेल्टा पी फॉर दी फर्स्ट बॉल मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा पी फॉर दी सेकेंड बॉल बाय मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो अपोजिट होगा, है कि नहीं। डेल्टा पी क्या होता है भाई, ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉल दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम दैट ऑफ द सेकेंड बॉल। दोनों का इनिशियल मोमेंटम 0 था, है कि नहीं। दोनों का इनिशियल मोमेंटम 0 था, है कि नहीं। इसका मतलब फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉल इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉल। फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉल क्या होगा, 50 इंटू V1। अगर ये 50 ग्राम है तो 50 इंटू V1, और दूसरे वाले का 100 इंटू V2। तो व्हाट यू फाइंड, V1 बाई V2 क्या हो जाएगा, V1 बाई V2 हो गया 100 बाय 50, they'll be having velocities in ratio 2:1। क्या बातें समझ में आ रहा है। तो अगर दो अलग अलग मास की बॉल को छोड़ दिया गया, कुछ समय के बाद अगर हम देखें ये v वेलोसिटी में जा रहा है तो ये v/2 में जा रहा है, 2:1। ये अगर v में जा रहा है तो ये 2v में जा रहा है। क्या बात हजम हो रहा है, क्योंकि दोनों का मोमेंटम बराबर है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कैसे करते हो आप लोग। इन above क्वेश्चन find ratio of kinetic energy of balls after any time t। कुछ समय के बाद उनका काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताओ। हमें तो पता चल चुका है कि किसी भी समय के बाद दोनों का फाइनल मोमेंटम बराबर है, नहीं ये हम देख चुके हैं, है कि नहीं। तो सीधे सीधे यहां पर लिखेंगे, we know that final momentum of the first one and final momentum of the second one are same, and further we know that the kinetic energy is given by p square by 2m, है कि नहीं। तो kinetic energy of the first one is equal to p फाइनल का स्क्वायर by 2 into 50। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकेंड वन इज p फाइनल का स्क्वायर by 2 into 100। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट वन बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकेंड वन विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2:1। वेलोसिटी 2:1 में रहा तो काइनेटिक एनर्जी भी 2:1 में रहा। समझ में आ रहा है क्या। यूजुअली लोग सोचते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर है, भी 2:1 रहा तो काइनेटिक एनर्जी 4:1 हो जाएगा। नहीं नहीं, मास भी है, masses are also different, momentums are same। क्या बात समझ में आ रहा है। तो क्या देख रहे हैं, due to this mutual force the bodies undergo equal and opposite change in momentum, है कि नहीं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A
man starts running on a stationary board. स्टेशनरी बोर्ड के ऊपर चल दौड़ना शुरू किया. The board will remain at rest. Move forward, move backward. समझ में आ रहा है? बोट विल रिमेन एट रेस्ट, मूव फॉरवर्ड और मूव बैकवर्ड. सोचो तो, इमेजिन करो, यहाँ पर कोई एक छोटा सा वुडन ब्लॉक रखा हुआ है किसी एक स्मूथ सरफेस के ऊपर. आप अगर इसके ऊपर चलना शुरू किए तो व्हाइल वॉकिंग, आप तो रेस्ट में थे, मैं रेस्ट में था, मैं चलना शुरू किया. क्यों? मेरे ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स आया होगा? नहीं. तो मेरे को कोई आगे की तरफ पुश किया. कौन? जो मेरे को कांटेक्ट में रखा है. वेट तो नीचे की तरफ था, कांटेक्ट में कौन था? ये. तो ये जो नीचे वाला है, ये मेरे ऊपर ऐसे फोर्स दिया. सो बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ दिस ब्लॉक ऑन मी, आई स्टार्टेड मूविंग. फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. मैं भी इसके ऊपर ऐसे फोर्स दे रहा हूँगा. तो जब ये ब्लॉक के ऊपर ऐसा फोर्स आएगा, क्या होगा? ये फिसलने लगेगा पीछे की तरफ. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो जब मैं चलता हूं आगे की तरफ, तो मुझे कौन चलने में मदद कर रहा है? हाँ, तो हम कहेंगे जैसे वो आदमी भागने लगेगा आगे की तरफ, तो आदमी को आगे भगाने के लिए कौन मदद कर रहा है? द बोट व्हिच इज गिविंग हिम ए फोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. अगर फोर्स नहीं देता तो आदमी तो ज्यों की त्यों खड़ा रहता है. जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा, ही कैन नॉट मूव. अगर ये रूम को एब्सोल्युटली स्मूथ कर दिया जाएगा, कैन यू रन ऑन दिस? नो, चल ही नहीं सकते. वाइल्ड एनिमल को ऐसे ही कैच करते हैं. पर कोई सीक है वाइल्ड एनिमल और वो काट सकता है, ये कर सकता है, डेंजरस है, लेकिन बीमार है, तो उसको बांध के नहीं रख सकते. इसलिए क्या करते हैं? दे कीप देम इन ए फ्लैट रीजन व्हिच इज एब्सोल्युटली स्मूथ. तो वहां पर वो चल नहीं पाएगा, चलने की कोशिश करेगा, गिरेगा, वहीं पड़ा रहेगा, एंड यू पीपल कैन गो एंड चेक. समझ में आ रहा ना? तो यहाँ पर क्या होगा? कोई आदमी अगर बोट के ऊपर चलने लगेगा, एक्सक्यूज मी, कोई आदमी अगर बोट के ऊपर चलने लगेगा, while walking he will push the boat in the backward direction. अगर आदमी इधर चलेगा तो बोट पीछे की तरफ चलेगा. कोई नदी के किनारे बोट रखा है, अब कूद के बाहर निकला है, तो बोट किधर जाएगा? पीछे की तरफ चला जाता है. बिकॉज ऑफ द एक्शन यू आर जंपिंग टू द शोर और बैंक ऑफ द रिवर, एंड द बोट इज पुश्ड अवे फ्रॉम द बैंक ऑफ द रिवर बिकॉज ऑफ द रिएक्शन. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो क्या देख रहे हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन बीइंग इक्वल एंड अपोजिट, एक्टिंग फॉर सेम टाइम, दे कॉज इक्वल एंड अपोजिट चेंज इन मोमेंटम. ये समझ में आना चाहिए. एक्शन फोर्स जितना है, रिएक्शन फोर्स उतना ही है. एक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या है, रिएक्शन फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है. एक्शन फोर्स जितना समय के लिए आया, रिएक्शन फोर्स उतने ही समय के लिए आया. तो जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो फोर्स इनटू टाइम होता है. तो एक्शन के चलते जो चेंज इन मोमेंटम होगा, रिएक्शन के चलते जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो सेम होगा. इसका जितना चेंज इन मोमेंटम होगा, उसका उतना चेंज इन मोमेंटम होगा. क्या ये बातें आपको पकड़ में आ रहा है? श्योर. देखते हैं क्या ये बात को आप पकड़ सकते हो. बस याद रखना है कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस cause equal and opposite change in momentum. Why?
because they are equal and acting for same time. Change in momentum is given by force into time. एक ट्रक आ रहा था, एक कार आ रहा था, दोनों टकरा गए। कौन किसके ऊपर ज्यादा फोर्स दिया? ट्रक आ रहा था, कार आ रहा था, टकराया। ट्रक तो हैवी है, ज्यादा स्पीड में आ रहा था। कौन ज्यादा फोर्स देगा? इक्वल देंगे। कौन ज्यादा समय के लिए देगा? इक्वल टाइम। मतलब ट्रक का जितना चेंज इन मोमेंटम होगा, कार का उतना ही चेंज इन मोमेंटम होगा। अगर ये चीज आपको बढ़िया से समझ में आया तो सोचो इस केस में क्या होगा। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक का मास कुछ दिया हुआ है 5 kg। सपोज ये ब्लॉक जा रहा था 4 मीटर पर सेकेंड में। इसने क्या किया, किसी दूसरे ब्लॉक जो रेस्ट में था, ये रेस्ट में था, कौन है ये? चलो मानते हैं कि ये 2 kg है। ये रेस्ट में था। कैसे था? ये रेस्ट में था। आके इसको ठोक दिया, क्योंकि रेस्ट में था तो आके ठोक दिया। ठोकने के बाद की कहानी बताते हैं। ठोकने के बाद ये जो 5 kg ब्लॉक था, ठोकने से उसका स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? घट जाएगा। चलो मान लिए कि बन गया 1 मीटर पर सेकेंड। और ये जो 2 kg था, ये क्या था? ये था, मान लो 3 kg कर देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आया? देखो 5 kg का ब्लॉक मूव करते हुए आया, 3 kg को मारा। 3 kg रेस्ट में था। मारने के बाद जो 5 kg का ब्लॉक था वो स्लो हो गया। अच्छा बताओ, जो 3 kg था, क्या वो अब भी रेस्ट में रहेगा? भागेगा किधर को? टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट? अभी इधर से धक्का मारेंगे तो इधर ही भागेगा, है कि नहीं? पूछा है कितने जोर से भागेगा, बताओ। व्हाट इज इन फिगर शोन? फाइंड वेलोसिटी ऑफ 3 kg। समझ में आ रहा है क्या? क्या जानते हैं हम? दोनों जब टकराएंगे, they will exert equal and opposite forces on each other for equal time, so the blocks will undergo equal and opposite change in momentum. इसका चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड जितना होगा, इसका चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इतना होगा, नहीं? हाँ, तो देखें कैसे होगा। चलो सोचते हैं क्या होगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सेकेंड बॉल। अच्छा, तो हम कहेंगे डेल्टा पी ऑफ 5 kg must be equal to डेल्टा पी फॉर 3 kg बाय मैग्नीट्यूड, है ना? सॉल्यूशन है ये। आगे बढ़ते हैं। 5 kg का कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ फॉर 5 kg? ये जो 5 kg का ब्लॉक है, शुरू में जा रहा था 4 मीटर पर सेकेंड में, अब जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड में। ये 5 kg का ब्लॉक है। ये इनिशियल कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन है। चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और कोई साइन कन्वेंशन लेते हैं, ये डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो, उल्टा डायरेक्शन को नेगेटिव मानो। तो फाइनल मोमेंटम कितना था? 5 into 1 पॉजिटिव है, माइनस इनिशियल कितना था? 5 into 4, so it is coming minus 15 kg मीटर पर सेकेंड। मतलब 15 kg मीटर पर सेकेंड कौन से डायरेक्शन में? लाइक दिस, बैकवर्ड। क्या मेरी बात समझ में आया? वाई बैकवर्ड? बिकॉज इट इज कमिंग नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ये डायरेक्शन, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ये बात है, ठीक है। ये हो गया डेल्टा पी। डेल्टा पी फॉर 3 kg। 3 kg के लिए चेंज इन मोमेंटम क्या होगा?
वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, पहले से हम लोग बता चुके हैं कि इक्वल होगा फॉर 3 kg। 3 kg क्या था, पहले रेस्ट में था नहीं, अब ये चलने लगा है कुछ स्पीड में v में, ये कौन 3 kg। तो डेल्टा p कितना होगा, डेल्टा p होगा कितना, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल कितना है 3 into v, इनिशियली 0, इनिशियल तो रेस्ट में था, फाइनली कितना हो गया, अगर v में जा रहा होगा तो 3 into v। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? और ये कौन से डायरेक्शन में हुआ, 3v तो पॉजिटिव है क्योंकि v इसको इधर लिए तो पॉजिटिव लिए होंगे, सो दिस इज इन दिस डायरेक्शन फॉरवर्ड, है कि नहीं? तो क्या देखिए दोनों का चेंज इन मोमेंटम अपोजिट तो है, साथ साथ इक्वल भी होगा नहीं। डेल्टा p फॉर 3 kg इज इक्वल टू एंड अपोजिट टू that of or opposite to delta p for 5 kg। so equal to है delta p for 5 kg था 15, delta p for 3 kg था 3v, 3v is equal to 15, v is equal to 5 मीटर पर सेकेंड। कितना इंटरेस्टिंग है कि नहीं? ये जाके उसको मारा और स्लो हो गया तो वो कितने स्पीड में जाएगा हमें पता चल गया। क्या हुआ, समझ में आ रहा ना? क्या ऐसा दूसरा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो? हाँ ठीक है, करके बताना द नेक्स्ट क्लास। हम कहेंगे कि यहां पर कोई एक ब्लॉक है और ये है 4 kg का, ये जा रहा था कुछ समथिंग लाइक 20 मीटर पर सेकेंड में, काफी ज्यादा स्पीड में। दूसरा ब्लॉक यहां पर था 6 kg जो कि रेस्ट में था। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अगर ये बात है, इफ 4 kg strikes and sticks to 6 kg, if 4 kg strikes and sticks to 6 kg, find final speed of the combined mass। दोनों मिलके चलेंगे, 4 kg मारा और चिपक गया, अब दोनों मिलके चलेंगे। फाइनली क्या हुआ, फाइनली ये दोनों मास 4 kg और 6 kg एक दूसरे के साथ चिपके हुए ये 4 kg है, ये 6 kg है, दोनों मिलके चल रहे हैं कितने वेलोसिटी में, कुछ v में। बताओ v क्या होगा? तो बताओ v जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड होगा कि उससे ज्यादा होगा कि उससे कम होगा? 20 में गया, चिपक गया तो स्लो हो जाएगा। तो 6 kg का वेलोसिटी 0 था, बढ़ के अभी क्या हो गया, अभी चेंज इन मोमेंटम ऑफ 6 kg मस्ट बी इक्वल टू एंड अपोजिट टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ 4 kg। 4 kg का क्या था, 20 था, अब v हो गया है। तो दोनों का चेंज इन मोमेंटम निकालो, इक्वेट करो, वहां से v का वैल्यू निकालो। क्या कर सकते हो? है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? थर्ड लॉ में देखो कितने सारे चीज छुपे हुए हैं, और खोदेंगे और निकलेगा। समझ में आ रहा है? अभी तो हम लोग थर्ड लॉ को थोड़ा ऊपर से तुक पलिश करके देख रहे हैं, बड़ा गहरी चीजें होती है उसमें। एक लॉ आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वहां से आता है। ठीक है, तो आप इसको करिए, फिर हम लोग इसको अगले क्लास और एक क्लास करेंगे, उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे एंड देन विल प्रोसीड अगेन फर्दर आर्टिकल के लिए। ठीक है, वी हैव क्लास ऑन संडे, दीपावली है, डोंट कम, नहीं तो लोग कहीं छोड़ देंगे, कहीं जान निकल जाएगा। मंडे 4:30 वी हैव क्लास, 4:45 वी हैव क्लास। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।